कितने क्वेश्चन किए? शीट एक मेरे पास देखो, आपका फर्स्ट है आज, क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? आप अप्रैल वाले बैच के लिए हो या सितंबर वाले बैच के लिए? अप्रैल। ठीक। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम में करिए? आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस? साइंस। राइट। तो हमने लॉज ऑफ मोशन टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करें, आगे अभी करेंगे फ्रिक्शन करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसे? ठीक। हाँ जी, ये क्वेश्चन कितने? थोड़े। हाँ जी, मिल जाएगी। किस किस को प्रैक्टिस शीट चाहिए? और है तो है ना? हाँ ठीक है, 3 चाहिए। आप लोगों के पास है? 4, 5 आए थे क्लास में? कहाँ थे? कितने दिन लेट हो गए? 2 दिन लेट हो गए, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें मैंने आपको 5th क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन और 8th और 18 क्वेश्चन के लिए मना करा था, बाकी तो सारे करने थे। आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करी है या अभी मैंने बोला तब देखी शीट?
बोलना इसको कितने क्वेश्चन किए? तो कोई फायदा हुआ नहीं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने का, तो आगे से नहीं दूंगी मैं, ठीक है। सो लॉज ऑफ मोशन में, अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है ज्योतिका? बैठ के बताओ आराम से। ठीक है, हर बॉडी का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है, तो उससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे डिफाइन हो रहा है? एक्शन में जितना मोमेंटम हमने प्रोवाइड करा, रिएक्शन में हमें दूसरी बॉडी पे उतना ही मोमेंटम मिलता है, ठीक है। बट उस मोमेंटम की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, दैट इज, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है चरणजीत? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सोच लो आराम से। ठीक है, देख के समझा सकते हो, नोट से देख के समझा सकते, बताओ फिर। हाँ जी, सार्थक आप बताओ सेकेंड लो। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। होता क्या है? हम मोशन से तो इधर उधर जाएगी, मोमेंटम का क्या रोल हुआ? क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है बेसिकली, किस बॉडी में कितना मोशन है, वो हमें पता चलता है किससे? मोमेंटम से, ठीक है। हाँ जी, इम्पल्स क्या होती है वंदना? इम्पल्स सडन चेंज इन मोमेंटम। सडन चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? कि जब फोर्स जो है आपकी वो कैसे लग रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए लग रही है, तो वो मोमेंटम में क्या करती है? सडन चेंज करती है, ठीक है। लार्ज चेंज होता है मोमेंटम में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आती है फ्रिक्शन। क्या होता है फ्रिक्शन? अपोजिंग फोर्स। किस तरह की अपोजिंग फोर्स? हाँ, अपोजिंग फोर्स है फ्रिक्शन, ठीक है। एक अपोजिंग फोर्स है जो किस चीज को अपोज करती है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को अपोज करेगी, पर कब करेगी अपोज? या फिर डायरेक्ट मैं आपको कंडीशंस लिखवाती हूँ। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी जब दो बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी, ठीक है। क्योंकि जब फोर्स के बारे में बताया था, फ्रिक्शनल फोर्स को हमने कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में रखा था। कांटेक्ट फोर्स जिसको अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना जरूरी है, विदाउट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टेक्ट, दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में, यहाँ पे सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हैं वो फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है।
तो कांटेक्ट होना जरूरी है सरफेस के साथ, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, उनके बीच में या तो रिलेटिव मोशन का मतलब है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट वो मूव कर पाए, ठीक है। या तो दोनों मूव कर रही हैं या दोनों में से एक मूव कर रही है। जैसे कि ये चेयर है, ये फ्लोर अभी रेस्ट पे, फ्लोर मूव कर भी नहीं सकता, बट उसके ऊपर जो चेयर है वो तो मूव कर सकती है। तो इन दोनों के कांटेक्ट में होना तो जरूरी है, बट इन दोनों में से किसी एक का मोशन में होना, दोनों मोशन में होंगे तब भी चलेगा, तो दोनों में से एक का मोशन में होना जरूरी है। इफ वी कंसिडर वॉल एंड फ्लोर, दोनों कांटेक्ट में, बट दोनों में से एक भी मूव नहीं कर सकता, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करती है। मोशन कब होगा? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करेगा, स्लाइड करेगा, ठीक है। रेस्ट पे तो नहीं होगा ना, ठीक है। अगर रेस्ट पे भी है तो उस बॉडी के अंदर एटलीस्ट मूव करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। अभी सारे ये बेंचेस जो हैं रेस्ट पे हैं, बट दे हैव टेंडेंसी टू मूव, सबके पास टेंडेंसी है कि वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब रेस्ट पे ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से ही बॉडीज रेस्ट पे आती हैं, ठीक है। अब पहली कंडीशन होगी कि दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में होने चाहिए, दूसरी कंडीशन होगी रिलेटिव मोशन होना चाहिए उनके बीच में। अगर ये दोनों कंडीशंस, ठीक है, फुलफिल हो रही हैं तब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो भी दो तरह की होती है, स्टैटिक और काइनेटिक। काइनेटिक तो चलो नाम से पता लगता है कि काइनेटिक मींस मोशन, ठीक है। तो जब बॉडी मूव करेगी तब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। बट स्टैटिक मींस जब बॉडी रेस्ट पे, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी। स्टैटिक वर्ड हम स्टेशनरी रेस्ट के लिए यूज करते हैं। अब जैसे कि ये चेयर रेस्ट पे है, ठीक है, इस चेयर को इस जगह पे होल्ड किया है स्टैटिक फ्रिक्शन ने, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन होल्ड करता है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, जिन ऑब्जेक्ट्स के पास मूव करने की टेंडेंसी होती है। अब इस फ्लोर, अगर ये फ्लोर जो है बहुत फिसलन भरा होगा ना, ठीक है, बहुत फिसलन है इसमें, तो ना हम खड़े हो पाएंगे ना कोई और चीज इस पे टिक पाएगी, मूव करती रहेगी इधर से उधर, ठीक है। तो ये होल्ड किया किसने है? फ्रिक्शन ने किया है। ये सरफेस रफ है, रफ होने से क्या है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का काम ही ये है कि मोशन को मुश्किल बनाना है, ताकि मोशन धीरे धीरे क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ये फ्रिक्शन का काम है, ठीक है। तो जब हम इस चेयर की बात कर रहे हैं, अभी ये रेस्ट पे है, बट ये रेस्ट पे किस वजह से है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से है। अब मुझे क्या करना है? इसको मूव करवाना है। अगर मुझे, जैसे यहाँ पे है चेयर, ठीक है, मुझे इसे मूव करवाना है, मूव करवाना है तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी इस पे। अब जब मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ, हाँ जी अमनदीप बोल रहे हो कुछ? नो मैम। ठीक है, तो जब मुझे इसे मूव करवाना है फोर्स लगाऊंगी, ठीक है। अब फोर्स लगाऊंगी, या फिर आप इस तरह से एग्जांपल, जैसे गाड़ी कई बार खड्डे में चली जाती है ना, तो 3-4 लोग पीछे से धक्का लगाते हैं, ठीक है, वो उसको मोशन में लाना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो धक्का लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, धीरे 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 बॉडी क्या कर रही है? बॉडी तो बाहर नहीं, वो कार जो है वो मोशन में नहीं आना चाहती है, बिकॉज वो उस खड्डे में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो उस खड्डे में है तो वो बाहर मतलब मोशन में नहीं आना चाहती, तो काइंड ऑफ वो रजिस्ट कर रही है मोशन में आना। ऐसे ही सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? अब स्टैटिक फ्रिक्शन चाहता है, फ्रिक्शन क्या चाहता है? कि बॉडी रेस्ट पे रहे, सो फ्रिक्शन बॉडी को मोशन में आने से रोकेगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं उस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चाहता है? दैट कि ये बॉडी इसी जगह पे होल्ड रहे। हम फोर्स लगा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा, वो रोकने की कोशिश कर रहा है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होगा। फिर हम क्या करते हैं? किसी चीज को मूव करवाने के लिए हम अपनी मैक्सिमम फोर्स तक जाते हैं, कि जितना जोर हम लगा सकते हैं मूव करवाने के लिए हम उतना जोर लगाएंगे। फिर एट द एंड क्या होगा? जब हम अपनी मैक्सिमम फोर्स लगा देंगे, अगर मैक्सिमम फोर्स जितनी होगी हमारी लिमिट, हम उतनी फोर्स लगाएंगे। स्टैटिक भी यही करता है। स्टैटिक क्या करता है? मैक्सिमम जितना ऑब्जेक्ट को रोक सकता है रोकता है, पर एट द एंड तो वो मूव करेगा ऑब्जेक्ट,
उस पे फोर्स बढ़ती चलेगी। तो मूव करने से जस्ट पहले जब स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगाई, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक की लिमिट को बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे कि आप इस चीज को इस तरह से, एक एग्जांपल से, जैसे इस तरह का एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, अगर ये दोनों कांटेक्ट में होंगे, स्टार्टिंग में अगर आप इसको इसके ऊपर रोल करवाना चाहो, मुश्किल होगा। ये तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा ना इसका ये वाला पार्ट, तो मुश्किल होगा मूव करवाना। तो आप क्या करोगे, बहुत जोर लगाओगे, अपनी फोर्स बढ़ाते चलोगे, मैक्सिमम फोर्स लगा दोगे, और ये भी क्या करेगा, मैक्सिमम फोर्स तक रेजिस्ट करेगा। फिर उसके बाद एक टाइम पे क्या होगा, ये स्मूथली मूव करेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब जैसे कि गाड़ी को आप खड्डे से निकाल रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, रेजिस्ट हो रहा है, एक टाइम पे आप मैक्सिमम फोर्स लगा दोगे और उस रेजिस्टेंस को तोड़ दोगे। ठीक है, क्या उसके बाद आपको उतनी फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी जितनी पहले लगा रहे थे? उसके बाद ठीक है, उसके बाद भी फोर्स की जरूरत होती है गाड़ी को मूव करवाने के लिए, पर उतनी फोर्स की जरूरत नहीं होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू करवाना सबसे मुश्किल काम है। एक बार ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया, देन जो है उतना फ्रिक्शन हमें फेस नहीं करना पड़ता। समझ गए? जैसे है ना कि हॉर्स है, वो कार्ट को पुल कर रहा है, तो स्टार्टिंग में ना वो बहुत ज्यादा जोर लगाएगा जब उसको मोशन शुरू करना है, पर उसके बाद स्मूथली चलता है, उतनी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बात ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ने ऐसे पकड़ के रखा है चीजों को एक जगह पे। तो स्टार्टिंग में जब अब ये जब मूव करेगी ना चेयर, तब इस पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि ये रुकी नहीं हुई है सरफेस के ऊपर, अभी उसके ऊपर स्लाइड कर रही है, ये रोल कर रही है, जो भी है। ठीक है, पर स्टार्टिंग में जब हमने इसका मोशन शुरू करवाना था, फोर्स लगाई, उस टाइम पे मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट करता है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो, प्रैक्टिकली तुम्हें समझ आना की चाहिए कि स्टैटिक और लिमिटिंग क्या है। स्टैटिक ने रोका है, तो स्टैटिक फिर मैक्सिमम पॉइंट तक बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा, तो वो मैक्सिमम जितनी अपनी फोर्स लगा रहा है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन को ब्रेक कर दिया बाय अप्लाइड फोर्स, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जैसे इस चेयर को मैंने धक्का मारा, अभी थोड़ी देर बाद अगर मैं इसको जैसे जोर से धक्का मारूं, तो थोड़ा तो मूव करेगी। जब ये मूव कर रही है, तब कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक। स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। समझ आए तीनों? काइनेटिक की टाइप्स हैं, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो स्टैटिक और लिमिटिंग समझ आ गए? क्या समझ आया अब ये बताओ? व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? ठीक है, रेस्ट पे या फिर होल्ड रखता है एट वन प्लेस। ठीक है, अवॉइड करता है उनका मोशन, उनको होल्ड रखता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और लिमिटिंग क्या हुआ फिर? हाँ, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कई बार ये भी पूछा जाता है ना कि ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू करवाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, बट एक बार मोशन में आ जाए ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है हमें क्या लगता है, कम फोर्स लगती है उसको मूव करवाने के लिए। दैट इज ड्यू टू स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेसिकली मूव करने से जस्ट पहले जो उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन था, वो लिमिटिंग था। जैसे लिमिट होती है ना हर चीज की, स्टैटिक की लिमिट को लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने बोल दिया। समझ गए? ठीक है, काइनेटिक आसान है, काइनेटिक में पता है कि चीज चल रही है, मोशन में है, तो हाँ ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। स्टैटिक और लिमिटिक को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। डन? किसी को कुछ पूछना है स्टैटिक या लिमिटिक के रिगार्डिंग? फिर ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये कब आएगा? जो बॉडीज मोशन में है, चीज मूव कर रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक।
काइनेटिक फ्रिक्शन एक होता है स्लाइडिंग, अनदर वन इज रोलिंग। इस चेयर में ये टायर नहीं लगे होते सपोज, ठीक है, और इसी तरह से मुझे इसको स्लाइड करवाना होता, ठीक है, तो रोल करवाना इजी है या स्लाइड करवाना इजी है? रोल, क्योंकि रोल में मोशन इजिली हो जाता है, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सिंपल सी चीज है, स्लाइडिंग में ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ रही थी, तभी तो हमने छोटे छोटे टायर्स या फिर जो भी है इन चीजों को इन्वेंट किया, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो हमारे घर का सामान था ना, जैसे कि अलमीरा वगैरह या जो भी है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल इस तरह से जैसे ये स्टैंड रखा है ना ऐसे, तो उनको मूव करवाना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती थी। बट अब नीचे स्टैंड आते हैं जिनमें छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, ऐसे टायर लगे होते हैं, तो थोड़ा सा धक्का मारो और वो इजिली मूव हो जाते हैं, ठीक है, इजिली मूव करते हैं। यानी कि रोलिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है तभी ऑब्जेक्ट्स जो है इजिली मूव करते हैं, पर स्लाइडिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन ज्यादा। क्यों? जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो ज्यादा कांटेक्ट में होता है। स्लाइडिंग में क्या हो रहा है, सिर्फ इतने से पार्ट पे फ्रिक्शन लग रहा है, इतने से पार्ट पे फ्रिक्शन लग रहा है, सॉरी रोलिंग में इतने से पार्ट पे फ्रिक्शन लग रहा है, स्लाइडिंग में क्या है, इस पूरे पार्ट में फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। जब ऐसे स्लाइड कर रहा है ना तो इसके पूरे सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है, बट जब रोल कर रहा है तो इतनी इतनी जगह पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन कम होगा। द नेक्स्ट थिंग, ऑब्जेक्ट को पुल करना इजी है एज कंपेयर टू पुश। व्हाई? जब हम पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट करते हैं उसके फिर मतलब नीचे लगेंगे जब पोस्ट करेंगे, पर This- पुल करेंगे तो बेसिकली हाँ, और मतलब वैसे तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस से मैं समझा सकती हूँ कि वेक्टर वेक्टर ऐसे होता है, एक फोर्स इस तरफ जाती है, एक और प्रैक्टिकली चीज ये है, जो हम पुश कर रहे हो ना तुम ऑब्जेक्ट को, काइंड ऑफ तुम अपना वेट भी उसके ऊपर डाल रहे हो। वेट बोला मैंने, m/g, ठीक है, मास की बात नहीं करी। तुम क्या कर रहे हो, उसके ऊपर अपना वेट भी डाल रहे हो। तुम्हें उस ऑब्जेक्ट के वेट के साथ साथ अपने वेट को भी हैंडल करके उसको आगे मूव करवाना है। बट जब आप पुल कर रहे हो, आपका जो मास है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इस मास को खींच रहा है, तो एक तो आपकी फोर्स, और मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स, तो आपको हेल्प मिलेगी उसको पुल करने में। अगर ऑब्जेक्ट आपकी हाइट से कम है, इतनी हाइट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तब मेरे लिए उसे पुश करना इजी है एज कंपेयर टू पुल। छोटा है ऑब्जेक्ट तो क्या कर रही हूँ, दबाव डाल रही हूँ इसके ऊपर, तो मैं पुशिंग में क्या कर रही हूँ, अपना ही काम जो है मुश्किल कर रही हूँ। मेरे लिए क्या है, पुल इजी है, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है तो उसको पुल करना मुश्किल है, उसको पुश करना इजी है। समझ गए? ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। मैक्सिमम तो हमें यही याद रखना होता है कि पुलिंग इज इजी देन पुशिंग। बट ऑब्जेक्ट इस तरह से भी आ सकता है ना कि ऑब्जेक्ट की हाइट आपसे बहुत ज्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा, आपके लिए पुश करना ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया यहाँ पे? अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे कैसे। यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का मास है m, तो इस जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, बेसिकली ये क्या, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगती है ड्यू टू ग्रेविटी। सारे मासेस को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, कितने एक्सेलरेशन से खींच रही है, जी से। यहाँ पे ये ढक्कन है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये जो कैप है ये नीचे जाएगी, कितने एक्सेलरेशन से, 9.8 से ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी जो सरफेस पे हम सारे होल्ड हैं, हमें पता है कि हमने जो है ग्रेविटी ने हमारे ऊपर पुल लगाया है, सॉरी एक पुश लगाया है, पुल लगाया, सॉरी पुल लगाया नीचे की तरफ, खींच रही है ग्रेविटी हमें। बट हम क्यों रुके हैं, क्योंकि हमें पता है ये फ्लोर है, इस फ्लोर ने उतनी ही फोर्स क्या लगाई है, ऊपर की तरफ लगाई। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, यानी हमने नहीं, हमारी वजह से लगी इसके ऊपर, क्योंकि ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही थी। फोर्स क्या होती है, कल ही पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस मास पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
तो नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगेगी, mg। अब ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ये जो सरफेस है हमने ये फोर्स तो इसके ऊपर लगाई अभी, देखो इस कैप के नीचे कोई सरफेस नहीं है, ठीक है, तो इस पे फोर्स लगेगी तो ये नीचे चला जाएगा। बट अगर मैं इसको ऐसे होल्ड करूं तो इस पे फोर्स लग रही होगी तब भी ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ ने क्या किया, इसको उतनी ही अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड कर दी, जितनी ये नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी उतनी ही इसको अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड हुई, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज एन इमेजिनरी फोर्स। इमेजिन करते हैं हम, ठीक है, कि क्यों रुके हैं हम, क्योंकि फ्लोर ने भी हमारे ऊपर उतनी ही फोर्स लगा दी है जितनी ग्रेविटी नीचे की तरफ लगा रही थी। तो ग्रेविटी वाला एक्शन हो गया और ये क्या हुआ, रिएक्शन। दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं, ये सेम बॉडीज पे एक्ट हो रहा है, सेम बॉडी पे एक्ट हो रहा है या डिफरेंट बॉडी पे एक्ट हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट पे हो रहा है। तभी मैंने इसको एक्शन और रिएक्शन बोला, क्योंकि मैंने कल बताया था कि अगर डिफरेंट बॉडीज पे हुआ तभी हम एक्शन रिएक्शन बोलेंगे, अदरवाइज वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करेगा। क्यों, हमने फ्लोर पे लगाई, फ्लोर ने हमारे ऊपर लगाई, एक्शन अप्लाइड ऑन फ्लोर एंड रिएक्शन अप्लाइड ऑन आवर बॉडी, समझ गए, ठीक है। तब यहाँ पे एक्शन रिएक्शन, कल मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि एक ही ढक्कन को तुम दोनों तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हो, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। पर जब तुम जैसे ये फ्लोर पे लगाई इसने फोर्स, तो फ्लोर ने इस पे लगाई, तो अलग अलग बॉडीज पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे मारा तो मेरे हाथ पे रिएक्शन आया, एक्शन रिएक्शन हुआ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये एक्शन है एंड दिस इज रिएक्शन, और इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इमेजिन करते हैं हम कि जो वेट को बैलेंस कर रही है या वेट के इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स हमें मिल रही है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स बोलते हैं इसको। तो वेट, ये जो वेट था, ये जो फोर्स है बेसिकली ये वेट ही तो है, ठीक है। वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस वेट को बैलेंस कर दिया इस नॉर्मल रिएक्शन में, तो ना हम नीचे की तरफ जाएंगे ना हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये चीज बैलेंस होगी, ठीक है। अगर हम इस नॉर्मल रिएक्शन को कंसीडर नहीं करते, हमें पता था नीचे की तरफ फोर्स लग रही है हमेशा, तो फिर हम ये नहीं कंसीडर कर पाते कि ये यहाँ इस तरफ जा सकता है ऑब्जेक्ट या इस तरफ जा सकता है। क्यों, जिस तरफ फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट तो उसी तरफ जाता है, तो वो साइड में कैसे जा सकता है। अगर दोनों तरफ से फोर्स लगी तब भी आगे नहीं जाएगा, इस तरह से जाएगा, दोनों के बीच में जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने पहले ये देखा कि इस फोर्स को इसने बैलेंस कर दिया, तो समझ लो ना डाउनवर्ड लग रही है ना अपवर्ड लग रही है, बैलेंस है ऑब्जेक्ट। तो अब मैंने इसको धक्का मारा, ये फोर्स लगाई मैंने, तो ये आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। फ्रिक्शन क्या है, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट लगता है, ठीक है। अब ये अप्लाइड फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स, क्या दोनों बराबर होते हैं, नहीं, दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। सो अप्लाइड फोर्स ज्यादा है अगर बॉडी मूव कर रही है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, ठीक है। या फिर दोनों क्या है, बैलेंस है। नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे तुम आगे की तरफ अप्लाई कर रहे हो पीछे की तरफ आएगा, पर ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। रफ है सरफेस या स्मूथ है, स्मूथ पे कम फ्रिक्शन, रफ पे ज्यादा, ठीक है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। पर ऐसा क्यों है, नॉर्मल रिएक्शन के क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्शनल फोर्स, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे, पर नॉर्मल रिएक्शन तो वेट ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है,
वेट बोल लो या नॉर्मल रिएक्शन बोल लो, मतलब सेम ही बात है। देखो, जितना बॉडी का ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा क्या होगा, वेट होगा। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, और जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स। समझ गए? ऐसे रख सकते हो दिमाग में कि भारी चीज है, मूव करवाना डिफिकल्ट है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है। बट एक चीज का ध्यान रखना, भारी है चीज, हल्की है चीज, जैसे भी है, सबसे पहले डिपेंड कर रही है कि सरफेस पे कौन से है। स्मूथ सरफेस पे है तो उस पे कम फ्रिक्शन है, रफ सरफेस पे है तो ज्यादा। तो इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, जब इसको इक्वल प्रूव करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है म्यू। म्यू मींस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इस म्यू की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, बस इतना पता है 0 से 1 के बीच में 0.2, 0.3, 4, 5, 6.7 कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू चेंज क्यों कर रही है, इसकी वैल्यू चेंज करती है अकॉर्डिंग टू सरफेस। जैसे कि स्टील के ऊपर स्टील का सरफेस है, उसके ऊपर दूसरा स्टील का ऑब्जेक्ट है, तो उनके लिए म्यू की वैल्यू कुछ और होगी। अब ऐसे फ्लोर के ऊपर, सीमेंट फ्लोर के ऊपर आइस रखा है, दोनों का सरफेस अलग है, उनके लिए म्यू की वैल्यू कुछ अलग होगी। सो म्यू जो है सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो एक चीज जो हमने बोली थी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारी वो सरफेस पे डिपेंड करती है, ठीक है, म्यू पे डिपेंड कर रही है। म्यू की वैल्यू एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए सेम रहेगी। जैसे कि ये रबड़ का टायर है, ठीक है, और ये इस टाइल के ऊपर है, तो इनके लिए म्यू की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। अब ये जो बेंचेस हैं और फ्लोर है, इनके लिए म्यू की वैल्यू कुछ और होगी। सरफेस टू सरफेस, दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और वो चीज कितनी भारी है, हल्की है, मींस उसके वेट के ऊपर डिपेंड करती है। बट वेट नहीं लेते हैं हम हमेशा, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन को हम एक और वर्ड से डिफाइन करते हैं, दैट इज अपेरेंट वेट। यानी कि वेट का रिएक्शन, अपेरेंट का मतलब वैसे होता है फॉल्स, ठीक है, या जो एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, वेट का क्या है, रिएक्शन। समझ आया तुम्हें कि फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स को निकालना है तो म्यू इंटू आर। आर क्या है, वेट के बराबर है। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू mg, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है किसके, वेट के। समझ आया? कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर कर लो। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला बन गया म्यू mg। mg क्यों लिखा मैंने, नॉर्मल रिएक्शन वेट ही है, ठीक है, तो mg लिख सकते हैं। म्यू क्यों लिखा, क्योंकि सरफेस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये कांस्टेंट उस चीज को बताएगा। इसकी वैल्यू गिवन होगी आपको हमेशा, और इतना याद रखना है 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, क्लियर? फ्रिक्शन में बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, अच्छा पहले मुझे बताओ, लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सर्कुलर मोशन पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। और जो मैंने आपको शीट, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो पता ही है सबको, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है दैट कि जब तक आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, एक्सटर्नल फोर्स, वो अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव नहीं करेगा। तो वहां पे फिर इसी से चीज आ जाती है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता, क्या मतलब होता है इनर्शिया का सार्थक? इनर्शिया का क्या मतलब होता है? इनर्शिया मींस जो बॉडी का मास है
वो मोशन को रेजिस्ट या फिर फोर्स को रेजिस्ट करता है, पर कब करेगा रेजिस्ट? जब हम ऐसे एकदम से फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो होता क्या है, बॉडी को टाइम नहीं मिलता है अपने मास को मोशन में लाने का या अपने मास को रेस्ट में लाने का। तो वो हमें जैसे कि आगे की तरफ झटका लगता है ब्रेक लगने पे, ठीक है, सडन गाड़ी स्टार्ट होने पे पीछे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि बॉडी को टाइम नहीं मिलता तो हम सडन फोर्स लगाते हैं। तो बॉडी को क्या चाहिए? टाइम चाहिए कि मैं मोशन में आ सकूं या मोशन से रेस्ट में आ सकूं, ठीक है। तो इनर्शिया भी फर्स्ट लॉ के अंडर आ गया। देन सेकंड लॉ बोलता है कि तुम फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी चेंज होगी ऑब्जेक्ट की, एंड दैट इज ट्रू। वेलोसिटी चेंज होने से ही बॉडी का क्या होता है? मोमेंटम चेंज। तो सेकंड लॉ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है चरणजीत, आप बता दोगे सेकंड लॉ? ठीक है। और देन हमने पढ़ा कि अगर टाइम के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है फोर्स लगाने पे, तो अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाएं तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी क्या हो सकता है? मोमेंटम चेंज हो सकता है, जिसको हमने इंपल्स बोला। कि जैसे कि तुम बैट से अगर बॉल को हिट करते हो तो तुम्हें टाइम कितना लगता है? 0.1 सेकंड लगा लो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। पर तुम फोर्स ज्यादा लगाते हो तो बॉल के मोमेंटम में चेंज आ जाता है। अब मैं थोड़ी सी फोर्स लगाऊं ऐसे और बोलूं कि चेंज आ जाए, तो थोड़ी होगा, मुझे लार्ज फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा? चेंज होगा। यानी जो झटका हम मारते हैं ना, झटके का मतलब ये थोड़ी है कि हल्की सी फोर्स, झटके का मतलब एक सडन फोर्स लगाओ तब तुम्हें चेंज दिखेगा। और सडन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। और थर्ड लॉ में बड़ा एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो जितना मोमेंटम एक्शन में प्रोवाइड होता है उतना ही रिएक्शन में प्रोवाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, पहले तो सर्कुलर और रोटेशनल में फर्क क्या है? सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है? बताओ। बाप को सर्कुलर मोशन का मतलब है एक सर्कुलर पाथ होना जिसमें बॉडी रिवॉल्व करेगी। एक्सिस का मतलब है, ठीक है, एक फिक्स एक्सिस है, जैसे कि डोर है, एक साइड से फिक्स है तो इसी के अराउंड क्या करेगा? रोटेट करेगा। अपने एक्सिस पे अपने आप में ऐसे गोल गोल घूम लो, दैट इज रोटेशन। किसी और के आसपास घूम लो ऐसे, दैट इज सर्कुलर मोशन। अर्थ जो है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों फॉलो करती है ना। सन के अराउंड सर्कुलर मोशन और अपने एक्सिस पे रोटेशनल मोशन। हाँ, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, वो सन के अराउंड है, दैट इज सर्कुलर मोशन। किसी चीज के अराउंड अगर आप रिवॉल्व कर रहे हो ना, तो आप एक पाथ होगा आपका, एक सर्कुलर पाथ होगा जिसमें आप मूव करोगे। एक्सिस में कहीं ना कहीं आप एक फिक्स एक्सिस के साथ कनेक्टेड होते हो। जैसे कि एक पोल को हाथ से पकड़ लो, उसके अराउंड चक्कर लगाने लगो तो वो रोटेशनल मोशन होगा। एक एक्सिस आपने चूज कर लिया, आपको उसी के अराउंड क्या करना है? रोटेट करना है। और सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में एक सर्कुलर पाथ होगा जिसका सेंटर होगा, जिसका रेडियस भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो आप, आपको ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में आना है। सर्कुलर मोशन में आना है तो किस तरफ की फोर्स चाहिए आपको? किस तरफ? ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए तो फोर्स लगानी पड़ती है ना, तो किस तरफ फोर्स अप्लाई करें? ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे तब तो सीधा चला जाएगा, अंदर की तरफ अप्लाई करेंगे तो अंदर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर नीचे की तरफ अप्लाई करें नीचे जाएगा, साइड की तरफ अप्लाई करें साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में तो फोर्स अप्लाई होगी नहीं। और दूसरी चीज, ये बॉडी जब यहाँ पे जा रही है, देखो बॉडी इस तरह से जा रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, ये वाई एक्सिस होती है आपकी, ठीक है। जब आपने देखा कि यहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया तो ये एक्स और वाई दोनों में जा रहा है, ठीक है।
एक्स और वाई दोनों में जा रहा है ना, क्योंकि क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, यहां से यहां जा रहा है। अगर आप देखो यहां से यहां पे आ गया ऑब्जेक्ट, तो ऊपर गया, ऊपर की तरफ गया, आगे की तरफ भी आया, तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस में मूव हुआ, तो ये कौन सा मोशन हो गया, 2D मोशन, 2 डायमेंशनल हो गया ना। 2 डायमेंशन, आप सीधा जा रहे हो वापस आ रहे हो, 1 डायमेंशनल, बट आप आगे भी जा रहे हो और ऊपर भी जा रहे हो तो 2 डायमेंशनल। ठीक है, अब ये वर्टिकल सर्कल, हाँ जी कौन सा, नहीं मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रही हूँ, रेवोल्यूशन में 3D कैसे हुआ। बट हम प्लैनेट का मोशन कंसीडर करें, वो तो 2D है। ठीक है, सन को जब हम प्लैनेट का मोशन देख रहे हैं, ठीक है, आपकी बात सही है कि हमें पता है सन ऐसे कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और सारे प्लैनेट उसके अराउंड है, बेसिकली यही है। ठीक है, बट सन को स्टेशनरी मान लो, तो प्लैनेट का मोशन देखो, सिर्फ प्लैनेट का मोशन क्या है, 2D है। ठीक है, उस कंटेक्स्ट में बताया था, समझ गए। हाँ जी, और यहाँ पे ये जो 2D मोशन हो रहा है, यानी एक्स और वाई दोनों में क्या हो रही है, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो 2 डायमेंशनल है। तो अब आपको, अच्छा आपसे मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि फोर्स किस तरफ लगाई जाए कि ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में बैलेंस रहे। देखो, तो इस पे 2 फोर्सेस एक्ट करती हैं, बेसिकली ऐसे एक ही फोर्स हम कंसीडर करते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तुम धागा लो, ऑब्जेक्ट को बांध दो, फिर धागे को इस तरह से घुमाओ, उस धागे ने अंदर की तरफ खींच के रखा है, उस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींच के रखा है, तो अंदर की तरफ खिंचाव पड़ रहा है, यानी कौन सी फोर्स है, टेंशन। खिंचाव का मतलब होता है टेंशन, तो अंदर की तरफ जो खिंचाव है उसकी वजह से सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है रियल फोर्स है। जैसे ये फोर्स है ना अप्लाई हो रही है, इसका रीजन क्या है, मैंने फोर्स अप्लाई करी। सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से आई, जो आपने धागा बांधा है उसकी वजह से आई। ठीक है, रीजन है उसका, बट हमें पता है कि स्टोन जो है एक फोर्स बाहर की तरफ भी फील कर रहा है। तुम हाथ पकड़ के घूमो तो खुद को फील होती है एक आउटवर्ड फोर्स, तो वो आउटवर्ड फोर्स का कोई रीजन है नहीं हमारे पास कि क्यों हमें फील हो रही है आउटवर्ड फोर्स, है ना। कि जैसे हाथ पकड़ के घूमते हैं ना ऐसे, तो हाथ पकड़े अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स है सेंट्रीपिटल, पर बाहर की तरफ वो झुकाव सा क्यों फील होता है, दैट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका कोई हमारे पास रीजन नहीं है क्यों एक्ट कर रही है, किस वजह से आई। इस फोर्स को फिर हम कंसीडर करते हैं सूडो फोर्स, और यू कैन से इमेजिनरी, कि हमें वो एक पुश जो है बाहर की तरफ फील हुआ, जैसे हाथ छोड़ दो तो बाहर की तरफ ही गिरोगे, एक पुश बाहर की तरफ फील हुआ, तो उसको, उसका रीजन नहीं है आपके पास प्रॉपर, तो उसको हमने इमेजिनरी फोर्स कंसीडर कर लिया, दैट की एक सूडो फोर्स है। सूडो का मतलब है इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि इस वजह से आ रही है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लग रही है, दैट्स वाई ना ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है ना इस तरफ जा रहा है, वो इसी में क्या है। अब देखो यहाँ पे पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रही है, तो इस तरफ और इस तरफ नहीं जा सकता, तो ऐसे ही जाएगा। इस पाथ में क्या रहेगा, बैलेंस, यहाँ पे पहुंचा तब भी एक फोर्स ऐसे लग रही है, यहाँ पे पहुंचा तब भी फोर्सेस ऐसे लग रही है, तो ये इस सर्कुलर पाथ से बाहर नहीं जाएगा फिर। ठीक है, ये क्या रहेगा, इसी में बैलेंस रहेगा। ये दोनों फोर्सेस अगर बराबर हो तब, और ये दोनों बराबर ही होती हैं, अगर इनमें से एक भी ज्यादा हुई तो या तो अंदर आ जाएगा या बाहर चला जाएगा ऑब्जेक्ट। जब हम हाथ छोड़ देते हैं, हम इस फोर्स को खत्म कर देते हैं, तो हम किस तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ। ठीक है, बेसिकली किस तरह से बाहर जाते हो आप, जैसे कि आप स्टोन को छोड़ दो ना,
तो स्टोन ऐसे बाहर निकलेगा, क्योंकि ऐसे मूव कर रहा था तो ये ऐसे ही क्या निकल जाएगा, टेंजेंशियली बाहर की तरफ निकल जाएगा। समझ आया? इतना सिर्फ मोशन बताया कि सर्कुलर मोशन में कैसे चल रही हैं चीजें, सिर्फ ये बताया और कुछ नहीं देखा हमने। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वन इज सेंट्रीपिटल एंड अदर वन इज सेंट्रीफ्यूगल। दिस इज अ रियल फोर्स एंड दैट इज इमेजिनरी फोर्स। पर ये जो सेंट्रीपिटल है, ठीक है, यहाँ पे इस गायब होना है ना, तब चाहिए एस्केप वेलोसिटी। सैटेलाइट को नहीं चाहिए होती है, सैटेलाइट को एस्केप नहीं होना है। कहाँ जाएगी एस्केप होगी? इन्फिनिटी में क्या करेगी फिर? वेस्ट कर दी सैटेलाइट इन्फिनिटी पे भेज के। चलो, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है ऑब्जेक्ट को। हाँ जी, चाहे वो आपको सैटेलाइट किसी दूसरे प्लैनेट पे भेजनी है या फिर स्पेसशिप चंद्रयान भेजा जैसे आपने नहीं मतलब हमने, ठीक है। तो वो चंद्रयान एस्केप वेलोसिटी से ही गया, बट वो भी सेट करी थी कि कितनी दूर तक जाना है। नहीं, चंद्रयान तो चांद पे गया, एस्केप वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, मार्स पे जाने के लिए, ठीक है। चंद्रयान तो चांद पे गया और चांद खुद अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तब तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अच्छा इतना क्लियर हो गया। सर्कुलर मोशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। अभी मैंने आपको जो शीट दी थी, वैसे मैंने आज आगे देने थे आपको क्वेश्चन, पर आपने वही कंप्लीट नहीं करी। उसको किसने करी है? सार्थक। देखो, मेरे को पुरानी शीट दिखानी है कि कितनी सॉल्व करी है, तभी नए क्वेश्चन मिला करेंगे। हाँ गलत थे, तभी मैंने क्रॉस किया था उनपे। हाँ, वो वहां पे ना यूनिट्स की गलती थी थोड़ा। तो अमनदीप, पूनम, राधिका, क्लियर है जो आज पढ़ा? यस मैम, क्लियर। हाँ जी, तो मैंने कल ना उसको कल तक सारे सॉल्व करके ले आओ, मैं दे दूंगी अभी, ठीक है। फिर आगे करेंगे क्वेश्चन और, है ना। प्रैक्टिस साथ साथ में करनी है। और शीट देने का मतलब ये नहीं है उसको शेल्फ के नीचे बिछा दो, उसमें परांठे लपेट लो तुम, है, या फिर उसमें कलाकारियां कर लो ना। पेज वैल्यू करो, पेज की, उस पेज के कंटेंट की वैल्यू करो। क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही तो चाहिए होते हैं, और क्या चाहिए होता है? बहुत सारे हैं मेरे पास, पर जब तुम एक एक सॉल्व करके दोगे मुझे तभी बाकी मिलेंगे, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है।